हेलो गाइस। इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इस चैप्टर को रीड करेंगे। और इस चैप्टर को रीड करते करते जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे और पूरा चैप्टर जब पूरा रीड कर लेंगे समरी के साथ, तो इन एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ फूड का चैप्टर कंप्लीट किया था, वैसे ही इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया था। तो साथ स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंट खोल रखा है, यहाँ पे हम नोट्स इसके बनाते चलेंगे। ठीक है, तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्ट करने का मतलब होता है अरेंज करना। जैसे हम अरेंज करते हैं, सॉर्टिंग हो सकती है जैसे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले, या फिर किसी भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट कि पहले ये चीज़ आएगी, फिर ये चीज़ आएगी, फिर उसके बाद ये चीज़ आएगी। इसे कहते हैं सॉर्ट करना, अरेंज करना चीज़ों को। मटेरियल्स को अरेंज करना किस में? ग्रुप्स में। मतलब जब हम 4 या 5 मटेरियल्स को उठा के एक साथ रख देंगे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर का नाम ये है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब छोटे छोटे मटेरियल्स को एक ग्रुप्स में अरेंज कर देना। आगे 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 बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, जैसे कि कार, चेयर, वॉशिंग मशीन, बेड और मिरर और कोई भी फोटोग्राफ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो हमारे आसपास है, उसके बारे में रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। हमने ये देखा है कि जो हमारा फूड होता है और जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े, उनमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं, एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरीके के होते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, केवल फूड और कपड़े ही नहीं, देर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। और हर जगह जहाँ भी हम देखें वहाँ पे ऑब्जेक्ट एक तरह के नहीं है, अलग अलग तरह के हैं। चेयर अलग दिखती है और हमारे पास बेड अलग दिखता है, अलमीरा अलग दिखती है। तो ऐसे हमारे पास वैराइटीज़ बहुत हैं ऑब्जेक्ट की। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बल्क कार्ट, a cycle, cooking utensils, books, cloths, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes, colors and uses. और हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलर्स अलग होते हैं, शेप्स अलग होता है, इनके यूज़ अलग होते हैं। जैसे कि जो बर्तन होते हैं वो खाना खाने के यूज़ में आते हैं, साइकिल चलाने के, कहीं जाने के यूज़ में आ जाती है। ऐसे उन सब के यूजेस भी अलग अलग हैं। कह रहा है look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. अपने चारों तरफ अगर हम देखेंगे और राउंड ऑब्जेक्ट्स, जो गोल गोल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे तो हमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। जैसे कि रबर बॉल मिल सकता है, फुटबॉल मिल सकता है, ग्लास मतलब मार्बल मिल सकता है, कंचे जिन्हें कहते हैं वो भी हो सकते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, our list could also include sorry if we include objects that are nearly round, our list could also include like apples, oranges and earth pigeon. आगे प्रोसीड करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. कह रहा है कि मान लेते हैं कि हम प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। उसमें अगर हम प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाएंगे तो उसके अंदर बकेट्स हो सकते हैं, मतलब बाल्टियाँ, लंच बॉक्स हो सकते हैं, टॉय हो सकता है कोई, वाटर कंटेनर मतलब जैसे हमारे पास वाटर रखने के लिए जैसे बोटल्स, वाटर बोटल्स होती हैं वो हो सकते हैं, पाइप्स हो सकती हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के और भी हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप करने के। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटीरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। अब इन एग्जाम्पल्स में जैसे कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था, जैसे ग्लास मार्बल राउंड होती है, रबर बॉल भी राउंड होती है, फुटबॉल राउंड होती है, तो ये इनके शेप के बेस पे था।
और ये जो लंच बॉक्सेस होते हैं, टॉयज़ होते हैं, ये सब इन प्लास्टिक के बने होते हैं, तो इसलिए इनके किस मटेरियल से वो बने हुए हैं उसके बेस पे हमने ग्रुप किया था कि ये प्लास्टिक के बने, तो उस बेस पे ग्रुप कर दिया था। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हो सकते हैं। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। और ये क्या हो सकते हैं मटेरियल? ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकते हैं, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकते हैं। तो इन मटेरियल्स से चीज़ें बनी हो सकती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 दे रखी है, इसे हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको रीड करने का कुछ वो नहीं है। वन ग्रुप, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 1.1, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी 2 ये भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे what do we find from these tables? First we grouped, we then found that objects around us made from different single material. We then found that object around us are made of different materials. अब जो हमने ये एक्टिविटी करी तो ये कह रहा है कि हम इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारे जो चारों तरफ ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे कुछ मटेरियल्स मेटल के बने होते हैं, लोहे के, कुछ स्टील के, कुछ प्लास्टिक के, कुछ ग्लास के, ऐसे अलग अलग चीज़ों के मटेरियल बने होते हैं। At times an object is made of single material, an object could be made of many materials. कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ऑब्जेक्ट केवल एक मटेरियल का बना हो, जैसे कि जो मार्बल होता है कंचा वो केवल ग्लास का बना होता है, लेकिन कुछ मटेरियल्स अलग अलग ऑब्जेक्ट के बने हो सकते हैं। जैसे कि हमारी बाइसिकल की बात करें तो उसमें मेटल भी होता है, लोहा भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। जैसे जो हैंडल पकड़ते हैं उसमें वो प्लास्टिक का बना हो सकता है, और उसके टायर्स रबर के हो सकते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बनते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से भी बने हो सकते हैं। We then found that objects around us are made of different materials. At times an object is made of single material, यहाँ तक कर लिया था। An object could also be made up of many materials, यहाँ तक भी कर लिया था। And then again one material could be used for making many different objects। कह रहा है कि एक मटेरियल को कई ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। What decides which material should be used for making any given object? It seems, sorry कहाँ थे हम, एक्टिविटी। It seems that we need to know more about different materials। अब आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। कह रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. अब इसमें ये कह रहा है कि जैसे हम कोई ऐसा कंटेनर बनाना चाहें जो कि पानी को होल्ड कर सके, तो वो क्लॉथ का नहीं बनेगा, क्योंकि क्लॉथ से देख सकते हैं, अगर हम इस फिगर में देखें, इस वाली फिगर में, तो क्या होता है, अगर हम क्लॉथ से बनाएंगे कोई कंटेनर पानी को होल्ड करने के लिए तो वो तो उससे लीक कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, पानी को होल्ड करने का कंटेनर या तो स्टील का बनाते हैं, वरना मेटल का बनाते हैं, वरना ग्लास का या प्लास्टिक का बनाते हैं, जिससे पानी जो है वो लीक ना कर सके। और इसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर हमें ऐसे बर्तन बनाने हैं जिस पे हम कुकिंग कर सकें, खाना बना सकें, तो वो पेपर का तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर पेपर का बनाएंगे तो वो पेपर खुद ही बर्न हो जाएगा। तो इसलिए हम कुकिंग मटेरियल्स कैसे बनाते हैं, मेटल के बनाते हैं या स्टील के बनाते हैं, जो कि बर्न ना हो और हमारा खाना कुक हो सके। We see that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. So, what are all the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here. आगे पढ़ेंगे। Appearance। अब देखो हमने क्या कहा, हम क्या होता है कि हम मटेरियल्स को बनाते हैं। हम जैसे हमें कोई मटेरियल बनाना है, जैसे हमें बर्तन बनाना है, तो हम बर्तन को बनाएंगे स्टील से,
क्योंकि स्टील के पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसे आग पे रखेंगे, फायर पे रखेंगे, तो वो बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो हम इसलिए उसे स्टील से बनाते हैं। अगर हम उसकी जगह पेपर से बनाएंगे अगर बर्तन को, तो वो आग पे रखते ही खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खुद ही जल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है स्टील की, इसलिए उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमने जो बर्तन है वो किससे बनाया, स्टील से बनाया। इसी तरीके से हम अलग अलग हमारे जितने भी चारों तरफ चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि वो ख़राब ना हो। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसका अपीयरेंस, कि वो कैसा दिखता है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। वुड्स लुक, जो वुड होता है लकड़ी, लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड होता है वो आयरन से बहुत ज़्यादा अलग दिखता है। आयरन कहते हैं लोहे को। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और जो आयरन होता है लोहा, वो कॉपर से और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और इसी के साथ साथ क्या हो सकता है, आयरन के पास, कॉपर के पास और एल्यूमिनियम के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वुड के पास नहीं है। ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी है। अगर हम आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम को फायर पे रखेंगे तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम बर्न नहीं होगा, लेकिन वुड बर्न हो जाएगा। तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के पास एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है वुड से, लकड़ी से, जबकि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और वुड सारे अलग अलग दिखते हैं। एक्टिविटी 3 आगे पढ़ेंगे, इससे प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ से पढ़ेंगे मटेरियल्स दैट हैव सच लस्ट। अच्छा, लस्टर के बारे में बता रहा है। एक बार इस वाली एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं। एक्टिविटी 3 लस्टर के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो एक बार रीड करते हैं। कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहा है कि कुछ पीसेस लो अलग अलग मटेरियल्स के, जैसे कि पेपर का, कार्डबोर्ड का, वुड का, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, इन सब के हम क्या, इन सब मटेरियल्स के छोटे छोटे पीसेस ले लेंगे। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई भी शाइनी, चमकता हुआ दिख रहा है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। और इन चमकीले मटेरियल्स को ग्रुप में कर लो। अब देखो, जैसे कि हमारे पास क्या क्या लिया हमने, पेपर ले लिया, ये तो शाइनी होगा नहीं, ये तो चमकीला होता ही नहीं, चमकता ही नहीं है। लेकिन स्टील जो होता है, स्टील या एल्यूमिनियम शीट, ये शाइनी होती है, थोड़ी थोड़ी सी मतलब शाइन करना, जैसे कोई बर्तन शाइन करता है वैसे। तो एल्यूमिनियम शीट, कॉपर वायर, ये शाइनी हो सकता है। लेकिन पेपर, कार्डबोर्ड और वुड ये शाइनी नहीं होता। तो इनको हम जो शाइनी है उसको अलग अलग ग्रुप में कर लेंगे। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेश कट सरफेस। अब कह रहा है कि टीचर को कहो कि इनको 2 पीसेस में कट कर दे। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नया पीस कट हुआ है उसकी सरफेस को देखेंगे। जैसे कि हम ये वाली इमेज देख सकते हैं, ये जो इमेज दे रखी है यहाँ पे, इसे 2 पीसेस में कट कर दिया, तो ये जो सरफेस कटी हुई है इसकी सरफेस को देखेंगे। अच्छा, व्हाट डू यू नोटिस, तो तुमने क्या देखा। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। तो क्या फ्रेशली जो ये कटा हुआ पीस है ये शाइनी होता है। येस ऑफ कोर्स। अगर हम कॉपर वायर में या एल्यूमिनियम शीट में, आयरन में या स्टील में अगर कुछ यहाँ पे कट करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला पीस जो होता है थोड़ा सा शाइनी होता है, और इसी को हम लस्टर कहते हैं, मतलब जो चमकीला चमकीला होता है। ठीक है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स। और अगर उसके अलावा हम रबर को या फिर वुड को या फिर क्या कहते हैं, रबर को कर सकते हैं या वुड को कर सकते हैं, या फिर चॉक को हम अगर कट करें ऐसे, तो उनकी जो सरफेस होगी ये वाली वो शाइनी नहीं रहेगी। ठीक है। तो लस्टर होता है शाइनी जो नेचर होता है किसी मटेरियल का, कि वो थोड़ा सा कट करने के बाद चमकता है। ठीक है। अब नीचे से रीड करना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर। लस्टर मतलब शाइनी जो नेचर होता है उसका, चमकीला। मटेरियल्स जिनके पास ऐसा लस्टर होता है उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो एक बार इसको भी हम क्या कर लेते हैं, नोट बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि मटेरियल्स दैट हैव लस्टर प्रॉपर्टी in them are usually are called metals। इनको ही हम metals कहते हैं। ठीक है।
आगे प्रोसीड करेंगे। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स। जिन भी मटेरियल्स के पास लस्टर होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर सच एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ये एग्जांपल हैं मेटल के, इन्हें भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, आगे रीड करेंगे। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स का जो शाइन होता है वो जल्दी ही चला जाता है और वो डल दिखने लगते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। अब क्यों? क्योंकि उन पे जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब थोड़ा थोड़ा ना वो पानी पानी सा होता है हवा में। कई बार जैसे जैसे जब रेन हो रही होती है, तो जैसे ही रेन बंद होती है तो ना वो थोड़ा थोड़ा सा ना हवा में पानी पानी जैसा रहता है, तो उसी को मॉइस्चर कहते हैं हम। ठीक है, तो सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स होते हैं अपना शाइन खो देते हैं और डल दिखाई देने लगते हैं। ये किसके कारण होता है? एयर और मॉइस्चर के कारण होता है। एयर और मॉइस्चर उनमें लग रही होती है, इस कारण से। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए हमें जब हम उन्हें कट करते हैं तभी उनके सरफेस पे हमें क्या दिख रहा होता है? वो दिख रहा होता है, लस्टर दिख रहा होता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर अ फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी दे इफ एनी लस्टर। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हार्डनेस के बारे में बात करें। अभी हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या था? अपीयरेंस था। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में पहले देखा अपीयरेंस, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस, कि मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। कह रहा है कि जब हम किसी मटेरियल्स को अपने दोनों हाथ से दबाने की कोशिश करेंगे तो कुछ जो मटेरियल्स हैं वो आसानी से दब जाएंगे। जैसे कि स्पॉन्ज, अगर हम स्पॉन्ज को दबाएंगे तो बहुत आसानी से प्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर उसी की जगह हम आयरन को या फिर स्टील को या एल्यूमिनियम को दबाएंगे तो बहुत मुश्किल से प्रेस होता है। ठीक है, टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, and a nail, candle, chalk, and other material object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched easily. Materials which can be compressed or scratched easily called soft, while the other materials which are difficult to compress are called hard. ठीक है, अब कह रहा है कि वो मटेरियल्स जिसको हम आसानी से दबा सकें उनको क्या कहते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं, सॉफ्ट। और जो बहुत मुश्किल से दबाए जा सकें उनको हम क्या कहते हैं? हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। जैसे कि कॉटन या स्पॉन्ज क्या होता है? सॉफ्ट होता है, और आयरन क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, कॉटन कहते हैं रुई को, और स्पॉन्ज तो हमें पता ही है, और आयरन होता है लोहा, जो कि हार्ड होता है। इन अपीयरेंस, दिखने में, मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। दिखने में मटेरियल्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जैसे कि लस्टर, जो भी बताया कि वो चमकीला होगा, उसको काट देंगे तो उसकी सरफेस चमकीली होगी, तो लस्टर है उसके पास। हार्डनेस, कि वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा, उसको हम प्रेस नहीं कर पाएंगे, प्रेस करेंगे बहुत मुश्किल से प्रेस होगा, तो वो होता है हार्डनेस। रफ़ और स्मूथ हो सकते हैं, जैसे किसी की सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है, उसमें रफनेस नहीं होती। मतलब जैसे कि हमारे पास हमारा जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर जो नया फर्नीचर बना होता है, या फिर जो कहीं ग्लास होता है, ग्लास की सरफेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्लेन होती है, ऐसे जैसे हाथ फिसलाएंगे तो आसानी से फिसल जाएगा, तो होती है स्मूथ सरफेस। उसी के बजाय जो लकड़ी की सरफेस होती है, जो पेड़ की लकड़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा रफ़ होती है, उस पर हाथ ले जाएंगे तो ऐसे इतनी स्मूथली हाथ नहीं जाएगा, रुकेगा बार बार, तो रफ़ होता है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिस्क्राइब अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रॉपर्टी है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब होता है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए, जैसे, और इनसॉल्यूबल होता है जो पानी में डिज़ोल्व ना हो। डिज़ोल्व कहने का मतलब बताता हूँ भी। जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें हमने चीनी डाल दी और चीनी डाल के घुमा दिया, तो थोड़ी देर बाद घुमाने के बाद हमें पता लगता है कि चीनी पानी में नहीं बची। वो चीनी कहाँ गई? वो पानी के साथ घुल गई, तो घुलने को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो चीनी जो है, चीनी पानी के साथ क्या है? सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब जो घुल जाए।
और उसी की जगह अब हम 1 गिलास पानी लेंगे और उस 1 गिलास पानी में मिट्टी डाल देंगे। तो हम कितना भी उसे चम्मच से घुमाएं, लेकिन मिट्टी जो है वो पानी में घुलेगी नहीं। मिट्टी जो हमें जैसे ही पानी रुकेगा, हमें मिट्टी वापस से पानी के नीचे सेटल हुई या पानी के ऊपर तैरती हुई मिल जाएगी। तो मिट्टी क्या हो गई? इनसॉल्युबल, मतलब नहीं घुलने वाली हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नहीं करेंगे। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस, यहाँ से करते हैं, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड या डिजॉल्व हो गए वाटर में। इनको हम क्या कहते हैं? जो वाटर में डिजॉल्व हो गए उन्हें कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर, और जो नहीं हुए उनको कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ तक कर लिया है हमने, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मैंने समझा दिया आपको। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। कह रहा है कि वाटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी बॉडी के काम करने में। हमारी बॉडी जो काम करती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को जो हम खाते हैं उनको आसानी से डिज़ोल्व कर देता है, तो हमारा खाना आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है उसमें। ठीक है, एक्टिविटी 5 दे रखी है, उसको भी हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। और we notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water, form a separate layer kept aside from. Some gases are soluble in water where others are not. Water usually has some small quantities of small gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal and plants in the living water. अच्छा, कह रहा है कि अब देखो, जैसे कि उसने कहा कि अभी हमने क्या किया, अभी हमने चीनी को डिज़ोल्व करके देखा, सैंड को डिज़ोल्व करके देखा, तो ये तो ठीक है। लेकिन जो गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, जो कि हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, मतलब वाटर में वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। अब ये कैसे? क्योंकि जो फिशेस होती हैं वो वाटर के अंदर रहती हैं और उनको भी ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो वाटर के साथ जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाती है इसीलिए वो फिशेस को मिल पाती है। तो यही कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस होती है जो कि डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसके ज़िंदा रहने के लिए? प्लांट और एनिमल के, जो वाटर के अंदर प्लांट और एनिमल हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए। तो इसका भी हम नोट बना लेंगे। ठीक है, इसको फॉर्मेट करते हैं। यहाँ जाएंगे और अगला काम करेंगे, डिज़ोल्व्ड जो है इसको भी यहाँ पे आएंगे, इसको भी कर देते हैं फॉर्मेट। ठीक है, इसका भी ये नोट बन गया है। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक कर लिया हमने। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ्लोट करने का मतलब होता है कि वाटर के ऊपर तैरना। जैसे हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने एक बैलून ले लिया रबर का, जो बैलून फुलाते हैं ना हम, और हमने उसे वाटर में डाल दिया, तो वाटर के अंदर हम देखते हैं वो डूबता नहीं है, ऊपर जो तैर रहा होता है, तो उसको कहते हैं फ्लोट करना। या आपने एक खाली बोतल ली, खाली बोतल को, प्लास्टिक की जो खाली बोतल आती है, आपने उसको वाटर के ऊपर फेंक दिया तो वो डूबती नहीं है, ऊपर क्या कर रही होती है? फ्लोट कर रही होती है, तो तैरने को कहते हैं। सिंक मतलब डूब जाना। तो जैसे कि आपने क्या किया, एक स्टोन लिया और वो वाटर पर डाल दिया, तो वो स्टोन क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लोट भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं, मतलब डूब भी सकते हैं वाटर में। ठीक है, while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed that this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated surface of water, other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. ड्राइड लीव्स, अब क्या है देखते हैं यहाँ से। ड्राइड लीव्स जो होते हैं, जैसे सूखे पत्ते, on the surface of pond, on a stone that you throw into this pond. Dried leaves fallen on the surface of pond, a stone that you throw into this pond. आगे क्या है? few drops of honey that you let
फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा अब देखो ये चीज़ें कुछ करने को कह रहा है, जैसे कि जो ड्राइड लीव्स होती हैं, सूखे पत्ते जो होते हैं, अगर वो किसी तालाब में जब गिरते हैं तो वो उसके ऊपर तैर रहे होते हैं, तो वो फ्लोटिंग करने का एग्जांपल है, फ्लोट कर रहे हैं पत्ते। उसके अलावा अगर हम कोई पत्थर फेंकेंगे पॉन्ड में तो क्या होगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, तो वो सिंक का एग्जाम्पल है, सिंक इन वाटर। ऐसे ही कुछ ड्रॉप हनी की डालेंगे तो वो क्या कर रहा होता है, वाटर पे फ्लोट कर रहा होता है। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम फ्यू एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है अब मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे कि पेपर लिया, और आपने पेपर को उठाया और अपनी आइज़ के सामने रखा, तो क्या आप पेपर के आर पार देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि आप ऐसा ग्लास ले लो जिसके आर पार दिखता है, ठीक है, या फिर आप एक बकेट ले लो, एक बकेट में पानी डाल दो और फिर वो पानी साफ़ होना चाहिए, और फिर उस पानी के अंदर एक कॉइन डाल दो, और फिर अगर आप बकेट में देखोगे तो आपको वो कॉइन दिख रहा होता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट इसी के साथ, जैसे जिस ग्लास के आर पार दिख रहा होता है उसके आर पार देखोगे तो हमें क्या होता है, उसके पीछे वाली चीज़ें भी दिख रही होती हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसको क्या कहेंगे, जैसे पेपर के आर पार नहीं देख सकते, या आंखों के आगे कोई बुक रखोगे तो उसके आर पार नहीं देख सकते, तो उसे क्या कहेंगे, ओपेक, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट। और उसी की जगह वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार देखते हैं लेकिन धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि जैसे अगर हमारे पास कोई पॉलीथीन हो वाइट कलर की, तो उसके आर पार तो हम देख सकते हैं अगर ध्यान से देखें तो, लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो वो एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि ये बच्चा देख रहा है, तो ये एग्ज़ाम्पल है ट्रांसलूसेंट का, मतलब जिसके आर पार तो दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड that you are not seen by others. Why did you choose to those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. अब ये बता रहा है कि वो substances जिनके आर पार हम देख सकते हैं उनको क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे, ठीक है। जो substances जैसे कि ग्लास, जो कि क्लियर ग्लास होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी पढ़ी थी हमने, मैंने बताई थी अभी आपको। आगे करते हैं, जिसके एग्जांपल क्या हैं, ग्लास, वाटर, एयर, इनके आर पार देख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। इनके एग्जांपल क्या है, ग्लास, वाटर, एयर, ठीक है। लिख देते हैं एग्जाम्पल जो हैं इसके वो हैं ग्लास, वाटर एंड एयर। और कह रहा है शॉपकीपर्स यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर, बेकार चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, प्लास्टिक सो दैट बैलेंस। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स, कह रहा है उसके अलावा क्या होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पार हम नहीं देख पाते, विच यू आर नॉट एबल टू सी। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते, उनको क्या कहते हैं, हम ओपेक कहते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट टेल वट इज़ केप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स। अगर किसी एक बंद लकड़ी के डिब्बे में मैं कुछ रख दूँ और आपको ना बताऊँ तो आप उसके आर पार देख के नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है, क्योंकि वो क्या है, ओपेक है, क्योंकि उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अ कार्डबोर्ड, अ कार्टन और मेटल कंटेनर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ओपेक के एग्जाम्पल हैं। वुड, कार्डबोर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ से हम नोट बना लेते हैं यहाँ तक का, और इसको भी यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, बाद में इसको इंडेंट कर देंगे, अच्छा एक लाइन में कर देंगे मतलब। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 से नीचे, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ से, द मटेरियल्स थ्रू विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड
ट्रांसलूसेंट, जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन इतना क्लियर नहीं दिखता, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट, मतलब धुंधला धुंधला दिखता है तो उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं हम। ठीक है। रिमेंबर द ऑयली पैच और अ पेपर व्हेन वी टेस्टेड, और जैसे कि एग्जांपल क्या है, ऑयली पैच ऑन पेपर, कोई पेपर पे हमें दिख जाए तेल का धब्बा लग जाए तो उसके आर पार थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखता हमें, मतलब इतना क्लियर नहीं दिखता। तो ये हो गया ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल, इसको भी नोट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहेली कुछ बोल रही है, आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है पहेली जो भी बोलना चाह रही है। हमने वी लर्न दैट मटेरियल, यहाँ से पढ़ते हैं, वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और लिक्विड्स। हमने ये पढ़ा कि जो मटेरियल्स है होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके अपीयरेंस में मतलब अलग अलग दिखते हैं, और वो दूसरे लिक्विड्स जैसे कि पानी के साथ किस तरीके से मिक्स होते हैं वो भी अलग अलग होता है। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो पानी में तैर भी सकते हैं और पानी में डूब भी सकते हैं। ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, मतलब उनके आर पार भी देखा जा सकता है। ओपेक भी होते हैं कुछ कुछ ऑब्जेक्ट, और ट्रांसलूसेंट भी होते हैं, मतलब कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसके आर पार थोड़ा धुंधला दिखता है हमें। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ की लाइफ में क्या होता है, वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स, हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी मदद के लिए हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। एट होम, घर पर, वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, अपने घर पे हम अलग अलग चीज़ों को इस तरीके से रखते हैं ताकि जो एक जैसी दिखने वाली एक जैसी चीज़ें हैं वो एक साथ रह सकें। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजली, अब इस तरीके से हम क्यों रखते हैं चीज़ों को, ताकि जब हमें चीज़ों को ढूंढना हो तो वो हमें आसानी से मिल सके। सिमिलरली, और इसी तरह क्या होता है, ए ग्रॉसर यूजली कीप्स ऑल द टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जैसे कि एक दुकानदार क्या करता है, जो बिस्किट्स को होता है अपनी दुकान की एक कोने में रखता है ताकि उसे आसानी से मिल सके। ऑल सोप्स एंड अंदर साबुन को, जितने साबुन होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, और जो पल्सेस होती हैं, दाल होती है, चावल होते हैं और ग्रेन्स होते हैं, इन सबको एक अलग अलग जगहों पे रखता है ताकि उसे जब ढूंढना हो तो उसे वो चीज़ें क्या हो सकें, आसानी से मिल सकें। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल, एक और रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, हम ग्रुप क्यों करते हैं, ताकि हमें चीज़ों को आसानी से हम ढूंढ सकें। ठीक है, यही हमारी हेल्प करता है जब हम चीज़ें ढूंढें तो। दूसरा रीज़न क्या है, there is another reason why we need such groupings useful. Dividing materials in groups make it convenient to study their properties. अब मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है, क्या हो पता लगता है, उनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि लस्टर हो गया, अपीयरेंस हो गई, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, इन सब प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के बारे में हम आसानी से पढ़ सकते हैं, हमें आसानी होती है क्योंकि हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे मैंने ग्लास को अलग पढ़ा, वाटर को अलग पढ़ा, तो मेरे पास बहुत सारा सामान हो जाएगा पढ़ने के लिए। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, जो एक जैसे सामान है उनको ग्रुप कर देंगे और फिर सबको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले को, ट्रांसपेरेंट को, ट्रांसलूसेंट को, ऐसी जो वो चीज़ें हैं उनको एक एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, और इसके बारे में हायर क्लासेस में हम और पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं नोट बनाना चाहता हूँ कि वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे यहीं पे। पहले क्या करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है देयर, कैपिटल में स्पेस देंगे यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे, इसको भी सही कर लेंगे, इसको भी सही कर लेंगे, और इसे भी सही कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि हमें ग्रुप क्यों करना पड़ता है, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, ऊपर वाला रह गया, इसको भी सही कर लेते हैं एक बार। ये भी वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे।
देखो पहला रीज़न हमारे में क्या था, इट इज़ ईजियर, कि आसान होता है हमें चीज़ों को ढूंढना, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू लोकेट मटेरियल्स बाय ग्रुपिंग दैम, ठीक है। पहले अगर हम उन्हें ग्रुप कर देंगे तो लोकेट करना इजी रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज़ ईजियर, इट इज़ ईजी टू स्टडी करना उनकी प्रॉपर्टीज़ को इजी रहता है, स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इन ग्रुप्स। जब वो ग्रुप में रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत इजी रहता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे जो है ये फिनिश हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक बार समरी को स्टडी करते हैं और उसके आप देखो कीवर्ड्स जो दे रखे हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। हार्ड क्या होता है, हार्ड सख्त। इनसॉल्युबल क्या होता है, जो कि वाटर में डिज़ोल्व ना हो। लस्टर क्या होता है, जो शाइनी हो। मटेरियल क्या होता है, हमारे आसपास की कोई भी चीज़, हर चीज़ मटेरियल है। चेयर हो गई, अलमीरा हो गई, हर चीज़ मटेरियल है। मेटल्स क्या होते हैं, जिसके पास लस्टर हो, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके पास शाइनी हो, जो शाइनी हो उसको क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। ओपेक क्या होता है, जिसकी कोई ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसे ओपेक कहते हैं। रफ़ क्या होता है, जो कि स्मूथ नहीं होता, जैसे हम पेड़ की लकड़ी पे हाथ फेरेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा खुरदुरा होता है, उसे रफ़ कहते हैं। सॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाए, वाटर के साथ पूरा घुल जाए, जैसे जो शुगर हम मिलाते हैं वाटर में वो। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसके चारों तरफ, जिसके आर पार अगर कोई ऑब्जेक्ट उठाएंगे उसके आर पार देखेंगे तो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जिसके आर पार एकदम क्लियर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऐसे हमने कीवर्ड्स क्लियर किए। समरी पे आते हैं। समरी कह रहा है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। जो हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत वैरायटी हैं, वो बहुत वैरायटी के मटेरियल्स हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, अ गिवन मटेरियल, कोई गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक, वो यूज़ किया जा सकता है बनाने के लिए क्या, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं एक ही मटेरियल से। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। ये भी पॉसिबल है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो सिंगल मटेरियल से बना हो या अलग अलग टाइप के एक या एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल से बना हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग जो टाइप होते हैं मटेरियल के उनके पास क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। सम आर रफ, सम आर स्मूथ। सिमिलरली सम मटेरियल्स हैव आर हार्ड, ये सब पढ़ रखा है हमने। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल, कुछ सॉल्युबल होते हैं कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। सम मटेरियल्स सच एज ग्लासेस आर ट्रांसपेरेंट, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज से डिफरेंट, ये सब पढ़ रखा है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। ग्रुप किस लिए किया जाता है, ताकि वो हम उनके आसानी से लोकेट कर सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ सकें, ठीक है। इसकी एक्सरसाइजेज एक बार देख लेते हैं। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। 5 ऑब्जेक्ट बताने हैं जो कि वुड से बने हो, या आप खुद बता सकते हैं। चेयर, बेड, किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हैं। टेबल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो लकड़ी से बनी हुई हो वो इसका आंसर होगा। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इनसे से वो ऑब्जेक्ट बताओ जो कि शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो ग्लास बॉल, यस। प्लास्टिक टॉय, नो। स्टील स्पून, यस। कॉटन शर्ट, नो, ठीक है। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो with materials from which they could be made from. Remember, object would be made from more than one material. एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बना सकता है। एंड गिवन मटेरियल could be used for making many objects. बुक किससे बनी होती है, बुक बनी होती है पेपर से। टम्बलर, टम्बलर किससे बना होता है, ग्लास से भी, मतलब टम्बलर होता है जो कि पानी को कंटेन कर सके, किसी लिक्विड को कंटेन कर सके। ग्लास से भी बना हो सकता है, वुड से भी बना हो सकता है। पेपर से नहीं बनेगा क्योंकि ये लीक करेगा। लेदर से नहीं बनेगा, प्लास्टिक से बना हुआ हो सकता है। चेयर किससे बनेगी, चेयर ग्लास से नहीं बनती, वुड से बनती है, पेपर से भी नहीं बनती, लेदर से भी नहीं बनती और प्लास्टिक से बनती है। टॉय किससे बनता है,
टॉय बनता है, ग्लास से तो नहीं बनता टॉय, वुड से बन सकता है टॉय, पेपर से भी टॉय बन सकता है, लेदर से नहीं बनता, प्लास्टिक से बनता है। शूज़ किससे बनते हैं? शूज़ बनते हैं लेदर से। तो ये सिंपल सा था। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन के आर पार हम क्या देख सकते हैं? स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। जो स्टोन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। नहीं, फॉल्स इसका आंसर, स्टोन के आर पार नहीं देख सकते। अ नोटबुक हैज़ लस्टर। नोटबुक के पास क्या चमके? अगर नोटबुक को काटेंगे बीच में से तो क्या चमकेगी? नहीं, फॉल्स इसका आंसर। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है। नहीं, यस, चॉक डिजॉल्व हो जाती है लेकिन कम्प्लीटली नहीं डिजॉल्व होती है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो वुड होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है, तैरता है, नहीं डिजॉल्व हो जाता है, तो इसका भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका ट्रू फॉल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे और इतना कॉपी करेंगे और यहाँ चलेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सरसाइजेस। ऊपर के बहुत सिंपल हैं, आप खुद कर लेंगे, कुछ भी नहीं है उसमें, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। और एक बार आएंगे और यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, इसको 4th करेंगे, 4th, और इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था फॉल्स। और इसका आंसर क्या था? इसका आंसर नोटबुक के पास लस्टर होता है क्या? फॉल्स। नहीं, नोटबुक चमकती नहीं है। चॉक डिज़ोल्व कर जाती है वाटर में, तो इसका भी आंसर क्या है? फॉल्स। पीस ऑफ वुड फ्लोट करता है वाटर पे, डिज़ोल्व हो जाता है, सॉरी सिंक कर जाता है, डूब जाता है, तो इसका भी आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, इसको हटाएंगे। शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। शुगर डिज़ोल्व नहीं करता वाटर में, डिज़ोल्व कर जाता है शुगर अच्छे से, तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ऑयल मिक्स हो जाता है वाटर से? नहीं, मिक्स नहीं होता ऑयल, तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड सेटल डाउन हो जाती है वाटर में? यस, सेटल डाउन हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। विनेगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। विनेगर डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू फॉल्स। Given below are the names of some objects and materials. Water, basketball, group them as rounded shape. बेकार क्वेश्चन है ये। इसमें जो गोल गोल ऑब्जेक्ट हैं उनमें यहाँ उनका नाम यहाँ पे लिख देना, और जो खाने वाले ऑब्जेक्ट है और ना खाने वाले ऑब्जेक्ट है उसमें यहाँ लिख देना। तो जैसे ऑरेंज खाने वाला है तो इसके अंदर आएगा, राउंड है तो इसके अंदर भी आएगा, ऐसे। ठीक है, वाटर खाने वाला नहीं है, इसमें नहीं आएगा, राउंड है नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, लिस्ट ऑल द आइटम्स known to you that float on water। वो ऑब्जेक्ट, वो आइटम्स लिखने हैं जो कि पानी पे तैरते हैं। ठीक है, चेक एंड सी इफ दे फ्लोट इन वाटर ऑन एन ऑयल और केरोसिन। अब देखना है कि ऑयल और केरोसिन पे तैरते हैं कि नहीं कर तैरते। बेकार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑड वन निकालना है, जैसे चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। देखो, चेयर लकड़ी की बनी होती है, बेड भी लकड़ी का बना होता है, टेबल भी लकड़ी का बना होता है, कपबोर्ड लकड़ी का बना होता है, पर बेबी लकड़ी का नहीं बना होता, तो बेबी होगा इसका आंसर। रोज़, जैस्मिन, बोट, इसमें जो अलग अलग होंगे वही निकालने हैं। जैसे रोज़ फ्लावर होता है, जैस्मिनी फ्लावर होता है, मैरीगोल्ड फ्लावर होता है, लोटस फ्लावर होता है, पर बोट फ्लावर नहीं होता, तो इसका आंसर होगा बोट। जो मतलब अलग होगा इनमें से वो निकालना है। एल्यूमिनियम मेटल होता है, आयरन भी मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, सिल्वर भी मेटल होता है, पर सैंड मेटल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा? सैंड होगा। शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये तीनों जो होते हैं मिल जाते हैं, वाटर के साथ सॉल्युबल है, पर सैंड नहीं घुलता, तो इसका आंसर होगा सैंड। तो इसी के साथ हमने जो है ये वाला चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये नोट्स के साथ और एक्सरसाइजेस के साथ कंप्लीट हो चुका है हमारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।